इस लेक्चर में जो कंटेंट्स आप फॉलो करोगे, ठीक है, सबसे पहले आप देखोगे कि किसी भी सिस्टम का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, आप उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे। देन आपके पास एक नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स हैं जो आपको ये समझाने के लिए कि आपने सिस्टम से कैसे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनानी है। तो वो एग्जांपल्स कुछ सॉल्व्ड हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब हम ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास स्टेट स्पेस मॉडल होता क्या है और आप उसको किस तरह से सॉल्व करोगे। तो स्टेट स्पेस मॉडल आप बेसिकली आप किसी भी फिजिकल सिस्टम की जब मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, तो उस फिजिकल सिस्टम की एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, उस रिप्रेजेंटेशन को आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं। मतलब आप किसी भी फिजिकल सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं बाय मीन ऑफ स्टेट स्पेस मॉडल। ठीक है, अब इसमें आप लोग करते क्या है, ये कुछ स्टेप्स, स्टेट स्पेस मॉडल आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करेगा। वो स्टेप्स क्या होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि आपके पास सिस्टम में क्या वेरिएबल्स हैं। आपने सारे वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करने हैं और वो वेरिएबल्स का आपने एक सबसेट बना लेना है। और ये वेरिएबल्स सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं कि सिस्टम में जो भी इनपुट आ रही है, जो भी आउटपुट होगी, दरम्यान में जो भी पैरामीटर्स यूज़ हो रहे हैं, वो सारे वेरिएबल्स आपने आइडेंटिफाई करके उसका एक सबसेट बना लेना है। और वो सबसेट या वो वेरिएबल्स आप उसको कहते हैं कि वो स्टेट वेरिएबल्स हैं। देन आपका सेकंड स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक nth ऑर्डर का सिस्टम है। ठीक है, तो nth ऑर्डर सिस्टम के लिए आपने n स्टिमुलस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी है। nth ऑर्डर सिस्टम के लिए आपने n स्टिमुलस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है, अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन, इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को आप कहते हैं कि स्टिमुलस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, यानी स्टेट स्पेस इक्वेशन मॉडल में आप इन इक्वेशंस को कहते हैं स्टिमुलस डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टेट इक्वेशंस। ठीक है, देन इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाएं। तो थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है कि आप जितनी भी सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस हैं, आप उसको एसोसिएट कर देते हैं विद टी नॉट। आप कहते हैं जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो एसोसिएट है टी नॉट पे, और आपकी इनपुट स्टार्ट हो रही है टी ग्रेटर देन टी नॉट की इनिशियल कंडीशंस के बाद आप इनपुट देना स्टार्ट करते हैं। कि आपने इनपुट को डिक्लेयर कर दिया कि वो सारी की सारी टी नॉट पे एसोसिएटेड है, टाइम टी नॉट पे, और देन आपकी इनपुट स्टार्ट हुई है टी ग्रेटर देन टी नॉट से। तो ऑब्वियसली आपको आउटपुट भी जो मिलेगी वो भी टी ग्रेटर देन टी नॉट पे मिलना शुरू हो जाएगी। देन आपके पास फोर्थ स्टेप क्या कहता है, वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, आपकी जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको अलजेब्रिकली आपने कंबाइन करना है कि आप, ताकि ये सिस्टम की इनपुट बन जाए। ठीक है, मतलब जो भी वो उनका रिलेशनशिप होगा आपने उनको अलजेब्रिकली कंबाइन करना है कि आप उसको स्टेट वेरिएबल्स को इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, और फिर आपने अदर वेरिएबल्स फाइंड आउट करने हैं। और वो अदर वेरिएबल्स क्या हैं कि आप सिस्टम की आउटपुट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने जितने भी स्टेट वेरिएबल्स हैं उनको कंबाइन करके आपने सिस्टम इनपुट डिज़ाइन कर ली। देन आप फाइंड आउट करने जा रहे हो सिस्टम की आउटपुट। आपके पास स्टिमुलस डिफरेंशियल इक्वेशंस भी आ गई हैं, आपके पास स्टेट वेरिएबल्स भी आ गए हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने सिस्टम की आउटपुट कैलकुलेट करनी है। देन फिफ्थ स्टेप आपके पास क्या होगा, वो कहता है कि कंसिडर द स्टेट इक्वेशंस एंड आउटपुट इक्वेशंस ए वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, और इस सारे स्टेप्स को आप क्या कहते हैं, आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, कि जिसमें आपके पास स्टेट इक्वेशंस भी आ गई हैं, आपके पास आउटपुट इक्वेशंस भी जब आप डिज़ाइन कर लेते हो, तो ऑन दी होल इस सारे सिस्टम को आप क्या कहते हैं कि ये आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे फर्दर वो स्टेट वेरिएबल को आप कह सकते हैं कि फर्दर एलिबोरेट कर रहे हैं कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होंगे बेसिकली। देखिए, स्टेट वेरिएबल अभी प्रीवियस स्लाइड पे आपने कैसे डिफाइन किया था कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जितने भी सिस्टम के सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं, जो भी सिस्टम के सेट ऑफ पैरामीटर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हुए इनपुट से आउटपुट तक जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पे वो कहता है, जस्ट उन्हीं स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा है। कहता है कि बेसिकली स्टेट वेरिएबल आर सेट ऑफ system parameters or variables which provide sufficient information about the state of the system at any instant of time। कि आपको वो बेसिकली sufficient information दे रहे हैं किसी भी instant of time पे सिस्टम का जो भी स्टेट बन रहा है उसकी वो आपको कंप्लीट आप कह सकते हैं या sufficient आपको information दे रहा है। फॉर एग्जांपल अब देखें तो आपके पास एक रेक्टिलिनियर सिस्टम है, उसमें आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्टेट वेरिएबल होगा। इसी तरह से अगर आप चार्ज को देख लें, चार्ज आपका वेरी हो रहा है और हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप उसको
मेजर भी कर सकते हो। तो चार्ज जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगेन स्टेट वेरिएबल होगा। इसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी आपका स्टेट वेरिएबल होगा रोटेशनल बॉडीज में, ठीक है। तो स्टेट वेरिएबल बेसिकली आप इसको कहते हैं कि आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, कि जब सिस्टम आपका रन हो रहा है, सिस्टम आपका रनिंग कंडीशन में है, तो ये उस टाइम पे आपके सिस्टम स्टेट वेरिएबल्स आइडेंटिफाई होते हैं। और ये वेरिएबल बेसिकली आप कहते हैं कि ये डील करते हैं सिस्टम डायनामिक्स के साथ, या ये खुद वेरिएबल शुड बी डायनामिक इन द सिस्टम, कि ये सिस्टम के अंदर ये डायनामिक होते हैं। जैसे आपका चार्ज है, जैसे आपका एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे स्टेट, जैसे उसने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, तो ये सारे स्टेट वेरिएबल्स क्या हैं, ये डायनामिक हैं, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। चार्ज आपका, करंट आपका, वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, या डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, दीज ऑल आर स्टेट वेरिएबल्स, क्योंकि ये सिस्टम के डायनामिक्स हैं और ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप डिक्लेयर करते हैं, ये आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ पे आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल है, ठीक है। आपके पास एक सिंपल सीरीज सर्किट है, ठीक है, बेस्ड अपॉन योर रेजिस्टर एंड इंडक्टर। तो आप इसके ऊपर सिंपल केवीएल अप्लाई करें। सर्किट आपको फिगर 3.1 में आरएल सर्किट नज़र आ रहा है। आप केवीएल अप्लाई करें तो सोर्स वोल्टेज वी ऑफ टी मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप। तो क्लोज लूप में आपके पास आर की वोल्टेज आ जाएगी और एल की वोल्टेज आ जाएगी। तो देखिए इक्वेशन 3.1 आपको बता रही है कि वी ऑफ टी सोर्स वोल्टेज इक्वल टू आर ऑफ आई, रजिस्टर वोल्टेज एल टी आई बाई डी टी, आपके पास इंडक्टर की वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका जस्ट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें। तो v ऑफ t आपके पास क्या आ जाएगा, v ऑफ s आ जाएगा। अब 3.2 इक्वेशन में देखिए तो r ऑफ i आपके पास r i कैपिटल S आ जाएगा, ठीक है। और l di बाई डी टी को जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, l s फर्स्ट s पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, s इंटू आई ऑफ s और माइनस इनिशियल कंडीशन आई ऑफ 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एज्यूम करें कि आपके पास जो v ऑफ t है, लेट से वो कोई आपके पास एक स्टेप फंक्शन है, ठीक है। u ऑफ t आपके पास एक सिंपल स्टेप फंक्शन है। तो जब यहाँ पे v ऑफ t स्टेप फंक्शन होगा तो v ऑफ s की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, v ऑफ s विल बी 1 बाय s, ठीक है। तो देन आप यहाँ पे v ऑफ s की वैल्यू 1 बाय s सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन 3.2 में। और इक्वेशन 3.2 में v ऑफ s को मैं अगेन बता रही हूँ 1 बाय s सब्स्टिट्यूट करें और i ऑफ s की वैल्यू को सेपरेट कर लें, ठीक है। i ऑफ s की वैल्यू को सेपरेट करने के बाद आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद आपके पास 3.3 इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। कि आपने इक्वेशन 3.2 से 3.3 पे कैसे आए कि आपने सिंपल v ऑफ s की वैल्यू 1 बाय s सब्स्टिट्यूट की, क्योंकि आपने एज्यूम किया कि v ऑफ t जो है वो यूनिट स्टेप है, वो वैल्यू आप डाल दें। देन आप इक्वेशन को सेपरेट कर लें, पूरी इक्वेशन 3.2 से i ऑफ s को, और i ऑफ s को सेपरेट करने के बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये इक्वेशन 3.3 की फॉर्म में आ जाएगी। देन अब देखिए आप सिंपल इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लें इक्वेशन 3.3 का, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय r 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस r बाय एल टी, ठीक है। अब वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट आ रहा था, जो आपके लेप्लास s के साथ प्लस की फॉर्म में डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा था, आपको पता है वो एक्सपोनेंशियली आपके पास जब आप उसको इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो वो आपको एक्सपोनेंशियल पावर में नज़र आता है। ये आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो आप ऑलरेडी इनवर्स लेप्लास थ्योरम्स, आपने लेप्लास थ्योरम्स देखे थे, वो उन्हीं लेप्लास थ्योरम्स की बेस पे आप क्या करते हैं, इनवर्स लेप्लास जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आई ऑफ टी क्या आ जाएगा, 1 बाय आर 1 माइनस ई रेज़्ड टू पावर माइनस आर बाय एल टी और प्लस आई ऑफ 0 ई रेज़्ड टू पावर माइनस आर बाय एल टी। अब इक्वेशन 3.4 पे देखें। इक्वेशन 3.4 में आप कहते हैं कि आपके पास जो आई ऑफ टी है वो आपका स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। और आपके पास स्टेट वेरिएबल आपने कहा था कि आपकी इनिशियल, और आई ऑफ 0 आपकी क्या है, आई ऑफ 0 आपकी इनिशियल कंडीशन है कि करंट आपका t 0 से पहले t इक्वल टू 0 पे करंट क्या होगा, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। और अकॉर्डिंग टू दैट रूल कि आपने जब स्टेट स्पेस इक्वेशन में जा रहे होते हैं तो आपके पास इनिशियल कंडीशंस जो है वो इनपुट स्टार्ट होने से पहले ही होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि आपकी इनपुट जो है वो स्टार्ट हो रही है t से और आपकी जो इनिशियल कंडीशन है वो
स्टार्ट हो रही है आई ऑफ 0 से, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास आई ऑफ टी जो है वो आपका स्टेट वेरिएबल है, और आपकी स्टेट इक्वेशन कौन सी है, जो आपने 3.1 इक्वेशन लिखी थी, जो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी इन द फॉर्म ऑफ केवीएल आपने अप्लाई किया था, और आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी थी 3.1 में, दैट इज योर स्टेट इक्वेशन, ठीक है। अब आपने इसको, आपने कहा था नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होता है, जो आप स्टेप्स लिख रहे थे स्टार्टिंग में हम जब डिफाइन करते कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन पे आप जा रहे हैं, तो आपने क्या करना था कि अब आपने अदर वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करते हैं कि आपके पास आईएफटी सिस्टम करंट आ गया है, तो इस करंट की बेस पे आप कैलकुलेट कर लें कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या डेवलप होंगे। वो आप इक्वेशन 3.5 पे जस्ट ओम्स ला लगे रेजिस्टर के अक्रॉस, आर आई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो सो यू विल हैव अ रेजिस्टर वैल्यू। देन आपने फाइंड आउट करनी है कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेजेस क्या डेवलप होंगे, तो सोर्स में से रेजिस्टर के वोल्टेज को माइनस करें तो आपके पास इंडक्टर वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इंडक्टर की वैल्यू वैसे नॉर्मली आपके पास वोल्टेज की क्या होती है, दैट इज एल डी आई बाई डी टी होती है। तो आप जो इक्वेशन 3.6 में आप वी ऑफ एल डिक्लेयर कर रहे हो कि ये इंडक्टर की वोल्टेज है, उसको आप रिप्लेस कर दें अगर एल डी आई बाई डी टी के साथ, और डी आई बाई डी टी को वहाँ पे ही छोड़ें और 1 बाई एल को दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3.7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3.1 थी, ठीक है, उसके आपने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए, आपने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी देख ली है, और आपने सर्किट में जो सीरीज करंट है आपने वो भी देख लिया, ठीक है। तो वो इक्वेशंस अगर आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास ये बेसिकली स्टेट इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है, जो आपके पास 3.1 स्टेट इक्वेशन थी। और आउटपुट इक्वेशंस आपके पास कौन कौन सी आती हैं, 3.5 और 3.7, जो आपको इंडक्टर का वोल्टेज, जो आपको रेजिस्टर का वोल्टेज, जो जिससे आप सीरीज करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस सर्किट का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जो कि आपके पास जो प्रीवियस एग्जांपल आपने सॉल्व किया था, दैट वाज अ आरएल सर्किट, ठीक है। अब आप आरएलसी सर्किट लेते हैं, तो सेम आप इसकी भी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आपने बनानी है। तो आपने क्या करना है, पहले स्टेट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर लें। तो आप सिंपल केवीएल अप्लाई करते हैं ये जो आपको फिगर 3.2 में एक सर्किट नज़र आ रहा है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज आपके पास वी ऑफ टी, देन आर आपके पास रेजिस्टर, एल इंडक्टर और सी कैपेसिटर आ रहा है, और सर्किट से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई ऑफ टी। जब आप केवीएल अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या होगा कि सोर्स वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन द क्लोज लूप, ठीक है। तो आपके पास वी ऑफ टी जो आपको इक्वेशन नंबर 1 में नजर आ रही है वो किसकी इक्वल होगी, इंडक्टर की वोल्टेज एल डी आई बाई डी टी, रेजिस्टर की वोल्टेज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर ऑफ आई के साथ, देन आपके पास कैपेसिटर की वोल्टेज है 1 बाई सी इंटीग्रल ऑफ आई ऑफ डी टी। अब यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट कर देते हैं, आपके पास ये वन ऑफ द आपने एक टेक्निक पढ़ी थी कि आप करंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो जब आपको पता है कि करंट आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, तो आप इसको अगर जो आई की वैल्यू है इसको रिप्लेस कर देते हैं विद क्यू बाई डी टी के साथ, तो आप देखिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास बन जाएगी कि आपके पास आई जहाँ जहाँ पे इक्वेशन 1 में यूज़ हो रहा है उसको रिप्लेस कर दें डी क्यू बाई डी टी के साथ, तो आपके पास फर्स्ट एल डी स्क्र क्यू डिवाइडेड बाई डी टी स्क्र आ जाएगा, देन आर आई के बजाय डी क्यू बाई डी टी आ गया, देन 1 बाई सी, इधर इंटीग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, ओनली क्यू और इक्वल टू वी ऑफ टी, ठीक है। अब देखिए आपने जब कहा था कि स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आपने करनी है, तो आपने कहा कि आपने हायर ऑर्डर्स को कन्वर्ट करना है आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। तो अब यहाँ पे आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ हो रही है, तो आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि आपने इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। और आप इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नीचे आपके पास एक रिलेशनशिप गिवन है कि डी एक्स आई बाई डी टी, ठीक है, किसके इक्वल होगा, ए आई 1 x1, ए आई 2 x2 एंड सो ऑन, ए आई एक्स एन, ए आई एन एक्स एन प्लस बी आई एफ ऑफ टी, ठीक है। एक्स आई आपके पास क्या है, एक्स आई आपके पास स्टेट वेरिएबल है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपकी स्टेट को, ठीक है। और ए आई जे और बी आई जो है वो जस्ट आपके पास लीनियर कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के, ठीक है। अब देखते हैं आप इसको कैसे कन्वर्ट करते हो।
अब यहाँ पे देखिए आपका जो हायर ऑर्डर इन्वॉल्व हो रहा है वो आपका बेसिकली इंडक्टर की वोल्टेज के साथ इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। इंडक्टर की वोल्टेज को जब इन द फॉर्म ऑफ चार्ज आप लिख रहे हैं तो वो वहाँ पे आपका हायर ऑर्डर इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपने हायर ऑर्डर्स को अवॉइड करना है, तो आप क्या करें, आप इंडक्टर की वोल्टेज में चार्ज को अगेन रिप्लेस कर दें विद द करंट, ठीक है। कि आपके पास इंडक्टर की वोल्टेज क्या थी, LdI/dt। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो थर्ड इक्वेशन आपको नज़र आ रही है वो आपको ये बता रहा है कि आपके पास यहाँ पे इंडक्टर की वोल्टेज को आप अगेन आपने चार्ज से करंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, LdI/dt। और L को आप इक्वेशन की दूसरी साइड पे सबके साथ डिवाइड कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन की राइट साइड पे, थर्ड इक्वेशन की राइट साइड पे आपके पास क्या आ रहा है, 1/LCQ, ठीक है। तो कैपेसिटर की वोल्टेज में उसने चार्ज को ही छोड़ दिया, क्यू को छोड़ दिया। अगेन जो आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है रेजिस्टर के साथ उसने फिर dQ/dt को करंट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये मैं बताती हूँ ये क्यों इस तरह से कर रहा है। देन आपके पास 1/L आपके पास आ गया और V(t), क्योंकि आपने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे सिर्फ जो ब्लू वन हाईलाइटेड है वहाँ पे आपने सिर्फ इंडक्टर की वोल्टेज को छोड़ा और बाकी सबको आप वहाँ से ले गए दूसरी साइड पे, V(t) की दूसरी साइड के साथ दूसरी साइड पे ले गए, ठीक है। और L को भी यहाँ से डिवाइड कर दिया इक्वेशन की राइट साइड पे। अब ये स्टेप इवन आप ये स्टेप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने ये क्या किया था, जो KVL आपने अप्लाई किया था, उसके बाद आपने इक्वेशन की करंट को रिप्लेस किया था विद द चार्ज में रिप्लेस करने के बाद आपने देखा उसमें हायर ऑर्डर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, तो आपने उन हायर ऑर्डर्स को अवॉइड करना है, तो आपने उसको रिप्लेस बैक कर दिया। जहाँ जहाँ आपके फर्स्ट ऑर्डर के अलावा इन्वॉल्व हो रहे थे आपने वहाँ पे उसको कन्वर्ट कर दिया, अगेन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि अब आप देखें तो आपके पास ये सिस्टम की आप कह सकते हैं कि दो इक्वेशंस बन गई हैं। एक ये कि जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है इसमें देखें आपके पास I इन्वॉल्व हो रहा है और आपके पास Q इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं, स्टेट वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं आप प्रीवियसली डिस्कस भी कर चुके हो जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ करंट चेंज होगा और टाइम के साथ साथ चार्ज चेंज होगा, ठीक है। Q एंड I आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये चेंज हो रहे हैं। बाकी L, C, R आपके पास ये कांस्टेंट्स हैं, ये आपके पास एक दफ़ा डिफाइंड होते हैं और इनकी वैल्यूज़ तो अपडेट नहीं होती कि टाइम के साथ साथ चेंज जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो आपने डिक्लेयर कर दी कि I और Q हैं, ठीक है। और आपके पास आप कहते हैं कि मेरे पास सिस्टम की दो इक्वेशंस आ गई हैं कि करंट किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज के इक्वल होगा, और दूसरी जो आपकी इंडक्टर के अक्रॉस अगर आप वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपके पास या रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसके इक्वल आ जाएगा, DI/dt इक्वल टू 1/LC, जो थर्ड इक्वेशन आपके पास नज़र आ रही है। अब इस थर्ड इक्वेशन, ये जो आपके पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, ये स्टेट इक्वेशंस हैं, ठीक है। जो रेड पिंक फॉर्म में हाईलाइटेड आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी स्टेट इक्वेशंस हैं। अब इन इक्वेशंस को आपने कन्वर्ट करना है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। तो देखिए आपने फर्स्ट स्टेप क्या किया, आपने अपने स्टेट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन से ऐसे वेरिएबल हैं सिस्टम में जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। फिर आपने स्टेट वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स की फॉर्म में इक्वेशन को लिख लिया। अब आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि आपके पास ये किस तरह से लिख रहा है। अब देखें जो आपके पास स्टेट इक्वेशंस आ चुकी हैं, ठीक है। जो मैंने साइड पे अगेन वही पिंक इक्वेशंस आपके लिए दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं, पिंक हाईलाइटेड जो है, ठीक है। ये सिस्टम की स्टेट इक्वेशंस है। अब इनको आपने कन्वर्ट करना है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन से। तो अब आपके पास जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है दैट इज x डॉट इक्वल टू a ऑफ x प्लस bu। x डॉट क्या है आपके पास, x डॉट आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है स्टेट वेरिएबल का। आपके दो स्टेट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे थे जो कि जो कि q एंड i थे। तो अब आपने जब x डॉट आप उसका ले रहे हैं तो डॉट आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आपने आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन अगेन मैं फिर बता देती हूँ, x डॉट इक्वल टू x प्लस bu है। x डॉट क्या है, स्टेट वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि आपको नजर आ रहा है कि आपने फर्स्ट कॉलम, ये जो x डॉट के साथ जो आपका एक ही कॉलम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ dQ/dt और di/dt। देन आपके पास a क्या, a आपका इनपुट मैट्रिक्स आ रहा है। a ये कहाँ से बना रहा है कि ये आपके पास जो ऊपर दो इक्वेशंस हैं अपनी जो पिंक हाईलाइटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट की थी, जो अपने का स्टेट इक्वेशंस है, ये स्टेट इक्वेशन से आपका ये मैट्रिक्स बना रहा है a आपका बेसिकली इनपुट मैट्रिक्स होगा।
तो अब आप देखिए ये इसने किस तरह से बनाया कि फर्स्ट इक्वेशन में देखिए आपके पास आई की वैल्यू मौजूद है, तो डी क्यू बाई डी आई, डी क्यू बाई डी टी आपके पास किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो ए में उसने डाला कि आपके पास Q के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो फर्स्ट रो में उसने 0 डाल दिया, I यहाँ पे मौजूद है, I के साथ उसने 1 डाल दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने A को X के साथ मल्टीप्लाई करना है, और X आप नीचे देखें थर्ड जो आपको वेक्टर गिवन है, थर्ड वेक्टर आपका स्टेट वेरिएबल्स का वेक्टर है, दैट इज Q एंड I। ठीक है, अब A को, अच्छा फिर अब A में सेकंड रो देखें उसने कैसे बनाई है, सेकंड रो उसने सेकंड इक्वेशन से बनाई है, जो पिंक हाईलाइटेड है इसकी सेकंड इक्वेशन देखें तो Q के साथ आपके पास क्या आ रहा है, -1/LC, जो कि उसने सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम पे डाल दिया A के। देन आपके पास I के साथ क्या आ रहा है, -R/L। ठीक है, तो आपके पास A की सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या आ गया, -R/L आ गया। अब देखिए स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में आपने कहा ए और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए आपका इनपुट मैट्रिक्स है, एक्स आपके पास आपका स्टेट वेक्टर है, स्टेट वेरिएबल्स का वेक्टर है। अब जब आप ए और एक्स को मल्टीप्लाई करें तो आप देखें आपके पास वापस यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो आपका पिंक फॉर्म में हाईलाइटेड फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट किया हुआ स्लाइड पे, तो आपको वापस यही मिलेगा। ठीक है, कि आपका एक्स डॉट विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी एंड डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, डी क्यू बाई डी टी, और ए को मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, तो देखिए फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम एक्स कॉलम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वहाँ पे सिर्फ आई आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ गई। सेकेंड इक्वेशन कैसे आएगी कि अगेन डी आई बाई डी टी, एक्स डॉट का सेकेंड जो आपके पास रो आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, ए के सेकेंड रो को मल्टीप्लाई कर दें एक्स कॉलम के साथ। ठीक है, तो आपके पास ये डी आई बाई डी टी की इक्वेशन जो पिंक फॉर्म में हाईलाइटेड फॉर्म में गिवन है, ये इक्वेशन एग्जैक्टली ऐसे आ जाएगी। अब देखिए आपके स्टेट वेरिएबल्स थे Q एंड I। ठीक है, लेकिन आपके पास जो ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है, इसमें देखें एक और टर्म भी इन्वॉल्व हो रही है, दैट इज 1/L V ऑफ t। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपके पास जो ax प्लस bu स्टेट वेरिएबल में आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में आपने जो bu लिखा है, तो आपके पास ये क्या आ रहा है, u आपका कंट्रोल वेरिएबल होगा। ठीक है, और b आपके पास इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, वेक्टर होगा। ठीक है, u आपके पास कंट्रोल इनपुट है और b आपके पास क्या चीज़ आ रही है, b आपके पास कोफिशिएंट वेक्टर है जो कि u के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आप देखें आपके पास u में क्या आ जाएगा, आप देखें तो इसी सेकंड इक्वेशन से देखें, फर्स्ट इक्वेशन में तो कोई i के अलावा कोई एलिमेंट इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इसलिए आपके पास b और u कहाँ से बनेगा, u आपके पास एग्जैक्टली इक्वल टू v ऑफ t है। ठीक है, जो आपकी इनपुट वोल्टेज थी सर्किट की, और इनपुट वोल्टेज के साथ आपका कोफिशिएंट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/L। तो b को आपने क्या लिख दिया, 0 और 1/L। 0 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप देखें, अब आप इसको जब मल्टीप्लाई कर दें b को और u को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय v ऑफ t कुछ भी नहीं देगा, देन आपके पास सेकंड रो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/L v ऑफ t। ठीक है, अब इसने इस फॉर्म में b एंड u को इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है कि क्योंकि ये स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में आपने इसको इधर वेक्टर फॉर्म में या आपने मैट्रिक्स फॉर्म में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसलिए आपने यहाँ पे b का एक वेक्टर बनाया। ठीक है, और b को मल्टीप्लाई करें u के साथ, तो आप देख सकते हैं आपको वापस क्या मिल जाएगा, प्लस 1/L v ऑफ t मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने जो भी आपकी इनपुट थी सिस्टम की, उसका आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंट आपने आइडेंटिफाई किया कि स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं, देन आपने स्टेट इक्वेशंस बनाई हैं, और थर्ड स्टेप आपने क्या किया, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब जो प्रीवियस स्लाइड पे आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बताई है वो अपने सिस्टम की इनपुट्स की बताई है। ठीक है, अगर अब आपने सिस्टम की आउटपुट कैलकुलेट करनी है तो उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखोगे। लेट से आप कहते हैं कि मैंने पहली बात तो ये कि जैसे आपने x डॉट इज इक्वल टू स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन इनपुट की जो थी वो दैट इज x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu था। देन अब आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन फॉर आउटपुट इक्वल टू y इज इक्वल टू cx प्लस du है। ठीक है, जो आपको सामने फर्स्ट इक्वेशन नजर आ रही है स्लाइड पे, y आपके पास आउटपुट आ रहा है। ठीक है,
सी आपके पास अगेन आपका वेक्टर होगा, ठीक है, और एक्स आपके पास अगेन स्टेट वेरिएबल्स होंगे, यू आपके पास कंट्रोल इनपुट होगी, और डी आपके पास कोफिशिएंट वेक्टर होगा जो कि यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और एक्स के साथ जो स्टेट वेरिएबल्स के साथ आउटपुट में जो कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व होंगे वो आप सी में डाल दोगे। तो अब देखें आउटपुट आप कैसे कैलकुलेट करते हो। लेट से आप कहते हैं कि भाई मैंने इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, तो ये मेरी आउटपुट है, ठीक है। तो आप देखें आपके पास जो इक्वेशन बनती है, इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाए, तो आप कहते हैं वी ऑफ एल जो है इंडक्टर की वोल्टेज किसके इक्वल होती है, -1/c क्यू ऑफ टी माइनस आर ऑफ आई। सिंपल आपने जो केवीएल लगाया था, ठीक है, उस केवीएल में आप क्या करें, वी ऑफ एल को सेपरेट कर लें, बाकी इक्वेशन आपकी उधर ही है, ठीक है। अगेन स्टेट वेरिएबल्स आपके कौन कौन से वो आप आइडेंटिफाई कर चुके हो इनपुट के केस में, वो आपके पास क्यू एंड आई थे, ठीक है। अब इसका स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आपने कहा कि y = cx + du की फॉर्म में मैंने लिखना है। तो y आपके पास क्या है, y आपकी आउटपुट है v ऑफ l, ठीक है, जो आपने फाइंड आउट करनी है। नीचे आप लास्ट स्टेप पे चले जाएं, तो y में आपने क्या डाला कि आउटपुट मेरे पास इस टाइम पे है v ऑफ l। ये आउटपुट कुछ भी हो सकती है, आप रजिस्टर के क्लास पे आउटपुट ले सकते हो, आप कैपेसिटर के क्लास पे, तो उसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी उसको आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन y = cx + du की फॉर्म में लिखना है। अब जो सेकंड इक्वेशन है, आप इंडक्टर की ले रहे हो, तो इंडक्टर की आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं, तो इसके अक्रॉस अब आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, इसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है कि y में आपका बेसिकली क्या आ रहा है, v ऑफ l आ रहा है, ठीक है। सी में क्या आ रहा है आपके पास, सी आपका कोफिशिएंट वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे सी कैपेसिटेंस के साथ आपने इसको रिलेट नहीं करना या उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो स्मॉल जो सॉरी सी बोल्ड नहीं है वो सी आपका रिप्रेजेंट करे कैपेसिटेंस को, लेकिन ये जो सी उसने थोड़ा बोल्ड किया हुआ ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन से देख लें तो आपके पास अगेन वही एक्स आपके पास क्या है, पहले स्मॉल एक्स को देख लें। स्मॉल एक्स आपके पास आपका स्टेट वेरिएबल्स हैं, और स्टेट वेरिएबल्स कौन से थे, क्यू एंड आई थे, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आउटपुट इक्वेशन जो वी ऑफ एल सेकंड इक्वेशन है, इसमें आप देखें क्यू के साथ क्या मल्टीप्लाई, आई के साथ क्या मल्टीप्लाई, उसी तरह से उस फॉर्म में इसको लिख लें वेक्टर की फॉर्म में। तो क्यू के साथ आपके पास क्या इन्वॉल्व हुआ, -1/c, ठीक है, और आपके पास आई के साथ -r इन्वॉल्व हो रहा है। अब आप देखें जब आप इस बोल्ड सी को x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो थर्ड स्टेप में आपके लिखे हुए मेंशन भी किया, तो आपको वापस ये इक्वेशन मिल जाएगी। अगेन यहाँ पे आपके पास कंट्रोल वेरिएबल में क्या आ जाएगा, u में क्या आ जाएगा, अगेन v आ जाएगा, ये आपका कंट्रोल वेरिएबल है, ठीक है। और कंट्रोल वेरिएबल v ऑफ t के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। तो आपने d में डाल दिया 1, ठीक है। तो इस तरह से आपने आउटपुट को कन्वर्ट कर दिया स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। इनपुट के लिए आपके पास जो था वो प्रीवियस स्लाइड पे था, x डॉट इज इक्वल टू, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा था, x डॉट इज इक्वल टू ax + bu, और आउटपुट में आपने क्या लिखा, y = cx + du, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरे सिस्टम को, इनपुट को भी और आउटपुट को भी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे आपके माइंड में शायद एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे हमने जैसे ए था आपके पास, तो आपने उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे हमने सी को क्यों वेक्टर की फॉर्म में लिखा, तो यहाँ पे आपके पास एक ही इक्वेशन है, ठीक है। आउटपुट जो आप देख सकते हैं वी ऑफ एल आपके पास एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से आपके पास जस्ट वेक्टर फॉर्म बनेगी, नॉट मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से आपने चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे जस्ट स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को आप कहते हैं कि आपने सम अप किया हुआ है। स्टेट इक्वेशंस क्या होंगी, आपके पास सेट ऑफ n सिमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी विद n वेरिएबल्स, ठीक है। और n वेरिएबल्स आपकी क्या हैं, आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं जिनको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे अब एक आपने RLC का एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, तो उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। अगेन मैं बता देती हूँ स्टेट इक्वेशंस क्या हैं। जैसे आपके पास dq एंड di की एक इक्वेशन बनी थी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशंस थी आपके पास, और उसमें इन्वॉल्व क्या था, स्टेट वेरिएबल्स इन्वॉल्व थे। इसी तरह से आपके पास जितना आप कह सकते हैं कि आपके पास सिस्टम होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपने सेट करनी है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनानी। मतलब फर्स्ट आप कह सकते हैं कि कंपल्शन है आपके पास कि आपकी सारी इक्वेशन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आपको नजर आनी चाहिए, और वो अब जो भी आपके n वेरिएबल्स हैं उसके लिए आप उसको सॉल्व करोगे, स्टेट वेरिएबल्स के लिए आप सॉल्व करोगे।
देन आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप आउटपुट इक्वेशन ले रहे हैं, तो अलजेब्रिक इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द आउटपुट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम हैज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेट वेरिएबल एंड इनपुट। ऑब्वियसली आउटपुट आपके पास क्या होती है कि स्टेट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन और इनपुट का कॉम्बिनेशन होती है, और वो लेकिन लीनियर कॉम्बिनेशन होती है। देन आप उसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। और जो आपके पास स्टेट इक्वेशंस हैं उसकी इनपुट फॉर्म आप क्या बना सकते हो, मतलब स्टेट इक्वेशंस की x डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल इज दैट कि आपके पास जो सिस्टम की स्टेट इक्वेशंस, जितनी भी स्टेट इक्वेशंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन आप फर्स्ट x डॉट इक्वल टू एक्स प्लस बी यू से करोगे, और सिस्टम की आउटपुट जो आपके पास आएगी विच इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड स्टेट वेरिएबल, वो आपके पास कैसे आएगी, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू की फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे आपको अच्छी तरह से पता है x आपका स्टेट वेक्टर है, x डॉट आपके पास स्टेट डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेक्टर है, y आपके पास आउटपुट है, u आपके पास कंट्रोल या इनपुट वेक्टर है, ये आपके पास सिस्टम का मैट्रिक्स आ जाएगा, बी आपके पास इनपुट मैट्रिक्स आ जाएगा, सी आपके पास आउटपुट का, सी क्योंकि आउटपुट के साथ आ रहा है तो आउटपुट का मैट्रिक्स आ जाएगा, देन आपके पास डी जो है वो फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ग्राफिकली आप इसको देखना चाहें स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को, स्टेट वेक्टर्स को, तो आप देखें ये सारा आपके पास जो एक्स वाई एक्सिस की फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या है, स्टेट स्पेस है। अब आपका स्टेट वेक्टर किस तरह से, उसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह से बनेगी कि आप देखें आपके पास स्टेट वेक्टर फॉर एग्जांपल ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में गिवन है, आपके पास एक्स ऑफ टी जो है स्टेट वेक्टर है, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है, उसको वेक्टर फॉर्म में ज़ाहिर है, लेकिन वेक्टर आपके पास क्या है, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड होगा यूनिट डायरेक्शन होगी, तो अब आपने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया वेक्टर की फॉर्म में। देन आपके पास क्या चीज़ आएगी, वो कह रहे ट्रेजेक्ट्री वो क्या फॉलो करेगा, ये सर्कुलर पाथ ब्लू लाइन में जो आपको स्टेट वेक्टर की ट्रेजेक्ट्री नजर आ रही है इस फॉर्म में वो मूव करेगा, क्योंकि ये तो आपका टाइम डिपेंडेंट सिस्टम है जिसमें हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपके डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। डायनामिक्स क्या है कि आपके जो वेरिएबल जो डिपेंड कर रहे हैं टाइम के साथ, ठीक है, जैसे आपका Q था और आपका I था, दोनों टाइम के साथ साथ चेंज हो रहे हैं, तो ये वेरिएबल जो हैं हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट होंगे। तो लेट से आपने यहाँ पे x ऑफ t फाइंड आउट किया था, और फिर देन आप देखिए x ऑफ 4 आपने फाइंड आउट किया, तो आपके पास सेकेंड वेक्टर जो स्टेट वेक्टर बना वो इस पाथ पे बना। ठीक है, आप ट्रेजेक्ट्री पे देख सकते हो, तो वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक सर्कल फॉर्म में मूव करेगा, ये एक वेक्टर है जो कि सर्कल फॉर्म में मूव करता रहेगा स्पेस में। ठीक है, ओरिजिन के साथ कनेक्टेड रहेगा और स्पेस में आप इसको रिवॉल्व करवा दें सर्कुलर पाथ में, तो ये अपनी स्टेट स्पेस में मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपके पास स्टेट स्पेस की जनरल रिप्रेजेंटेशन का। अब यहाँ पे आप देखें, आपको एक और एग्जांपल लिटिल बिट आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एग्जांपल दिया हुआ। अब ये सीरीज़ सिंपल सीरीज सर्किट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि आपके पास सोर्स वोल्टेज है, इंडक्टर वोल्टेज के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, देन आपके पास रेजिस्टर कैपेसिटर दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, वो इसको आप डिक्लेयर करते हैं कि ये एक नोड के साथ कनेक्टेड है। इंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई ऑफ एल, जो सोर्स जनरेट करेगी दैट विल बी आई, जो रेजिस्टर से फ्लो करेगा दैट विल बी आई ऑफ आर, एंड देन आई ऑफ सी रिप्रेजेंट्स द कैपेसिटर करंट। अब वो कहता है कि आप इसकी फाइनल स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बताएं। ठीक है, इफ द आउटपुट ऑफ द करंट थ्रू द रेजिस्टर, कि आपका अगर आउटपुट करंट रेजिस्टर से फ्लो करता है तो आप इसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बताएं। अब आपने सोल्यूशन स्टेप्स आपके पास मौजूद हैं, आपको पता है आपने क्या करना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया कि आपने लेबल कर दिया ऑल ब्रांच करंट इन द नेटवर्क, क्योंकि आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि आपके स्टेट वेरिएबल्स कौन से हैं सिस्टम के। ठीक है, तो आपने देखा आपके पास आई ऑफ एल है, आई ऑफ आर है और आई ऑफ सी है। ठीक है, जो आपने इस फिगर में रिप्रेजेंट कर दिया, हाईलाइट कर दिया उसको। देन स्टेप 2 में आपने क्या किया, जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया बाय राइटिंग दी डेरिवेटिव इक्वेशन ऑफ ऑल द एनर्जी स्टोर्ड एलिमेंट दैट इज इंडक्टर एंड द कैपेसिटर। आपने इनकी इक्वेशंस लिख ली, जो एनर्जी स्टोर्ड वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडक्टर और कैपेसिटर, उनकी इक्वेशन डेरिवेटिव फॉर्म में लिख दी। जैसे कि आप देख सकते हैं आई ऑफ सी इज इक्वल टू, आपके पास किसके इक्वल होता है, सी डी वी बाई डी टी के। एंड देन आपके पास जो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर होगी दैट विल बी वी ऑफ एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो आपने आइडेंटिफाई किया और आपने इन दोनों की जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट थे इनकी आपने इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन थी वो आपने लिख ली। देन नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए आपने दो इक्वेशंस आइडेंटिफाई कर ली कि आपके पास जो प्रीवियस स्लाइड पे इक्वेशन 3.22 एंड 3.23 है, उसमें आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये दो जो एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट थे, इनकी जो इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, वोल्टेज की और करंट की, वो उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। तो आपने वो दो इक्वेशंस उठाई, ठीक है, आपने जस्ट सिंपल देखा कि कैपेसिटर के अक्रॉस आपके पास क्या करंट बनता है और इंडक्टर के अक्रॉस आपके पास क्या वोल्टेज बनती है, वो दो इक्वेशंस उठाई है, ठीक है। तो वो आपके पास 3.22 और 3.23 बन गई। अब देखिए वो इक्वेशंस जो मैंने यहाँ पे अगेन आपके लिए पेस्ट भी की हुई है पिंक हाईलाइटेड फॉर्म में, तो वो आपके पास उसमें देखिए आपके पास क्या इक्वेशन थी, सी डी सी डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू आई एफ सी। अब आप कोशिश करें कि आप देखिए सर्किट से आई एफ सी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वो कैलकुलेट करके यहाँ डाल दें। और सेकंड जो आपने इक्वेशन लिखी थी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एल डी आई एल बाई डी टी इक्वल टू वी ऑफ एल, तो अब आप देखिए वी ऑफ एल की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस इक्वेशन में डालें तो ये आपकी सिस्टम की स्टेट इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आप कहते हैं कि मैं आई एफ सी को देखता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में आ जाते हैं जो कि 3.22 थी, उसमें जो आई एफ सी की वैल्यू वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें आई एफ सी आपके पास किसके इक्वल था, टोटल सोर्स करंट आ रहा था जो इन द फॉर्म ऑफ आई एफ एल इंडक्टर से गुजर रहा था, और देन वो जो नोड है वी एफ सी, ठीक है, उस नोड पे वो स्प्लिट हो जाता है, वो उस नोड पे एंट्रिंग करंट क्या है आई एफ एल, और उस करंट को वी एफ सी नोड को लीविंग करंट कौन सा है आई एफ आर एंड आई एफ सी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे इक्वेशन 3.24 को देखें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई एफ सी इज इक्वल टू, वहाँ से आप कैपेसिटर करंट को सेपरेट कर ले, टोटल करंट क्या था आई एफ एल जो सोर्स करंट जनरेट करके इंडक्टर से फ्लो करे, ज़ाहिर इंडक्टर उसके साथ सीरीज में है तो वो उसने आई एफ एल से रिप्रेजेंट किया हुआ है सोर्स करंट को, आई एफ एल से आई एफ आर को माइनस करें तो आपके पास कौन सा करंट आ जाएगा, आई एफ सी आ जाएगा, ठीक है। तो आई एफ सी की इक्वेशन फर्दर अगर आप देखें तो आई एफ आर की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, आई एफ आर इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप नोड वोल्टेज लिखते हैं तो आपके पास क्या आता है, वी सी डिवाइडेड बाई आर के इक्वल आ जाएगा, और आई एफ एल को आपने उसी फॉर्म में छोड़ दिया, ठीक है। तो अब आप ये आपके पास आई एफ सी की वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू उठा के आप सब्स्टिट्यूट करें जो आपके पास 3.22 इक्वेशन थी, ठीक है, तो आपके पास 3.26 ए इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ठीक है। कि आपने क्या किया, आई एफ सी की जो वैल्यू 3.24 में आपने कैलकुलेट की, वो जस्ट सिंपली उठा के सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपने प्रीवियस 3.22 यानी जो ये जो पिंक आपके पास पेस्टेड भी अगेन पिंक हाईलाइटेड फॉर्म में, यहाँ पे आप आई एफ सी में सब्स्टिट्यूट कर दें जो 3.24 आपने कैलकुलेट की है। नेक्स्ट इक्वेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास 3.23 इक्वेशन थी जिसमें आपने कहा कि इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगी, एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी ऑफ एल होगी। अब आप कोशिश करें वी ऑफ एल को सिस्टम के साथ रिलेट करके कैलकुलेट करें कि वी ऑफ एल की वैल्यू क्या बनती है। तो देखिए वी ऑफ एल आपके पास जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो आपके पास आ जाएगी सोर्स में से अगर कैपेसिटर की वोल्टेज को माइनस करें, ठीक है, सोर्स के साथ सोर्स की वोल्टेज क्या आती है, वी ऑफ टी, 3.25 इक्वेशन में आ जाए तो आपके पास क्या आता है, सोर्स की वोल्टेज है वी ऑफ टी, इसमें से अगर कैपेसिटर आगे आपने इंडक्टर है इससे इंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टर के पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप होंगे, और देन आपके पास आगे एक नोड है वी ऑफ सी, ठीक है, और उस नोड के साथ तो आपके पास कैपेसिटर और रेजिस्टर कनेक्टेड है। तो आप कहते हैं जब मैं सोर्स में से वी ऑफ सी को माइनस करता हूँ तो मेरे पास रिमेनिंग वोल्टेज वी ऑफ एल आ जाएगी, ठीक है। ये आपने सिंपल आप जिसको कहते हैं कि केवीएल में अप्लाई करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये इक्वेशन 3.25 आ जाएगी। अब इस इक्वेशन 3.25 को सब्स्टिट्यूट कर दें 2-3 इक्वेशन में जो प्रीवियस स्लाइड पे थी, और ये जो आपके पास हाईलाइटेड सेकंड इक्वेशन आ रही है, ठीक है। तो आपके पास ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएंगी। स्टेप 4 की 3.26a और 26b आपके पास आ जाएगी कि सी डी वी सी बाई डी टी इक्वल टू -1 बाई आर वी सी प्लस आई एफ एल आ जाएगा, और दूसरी आपके पास एल डी आई बाई डी टी किसकी इक्वल आ जाएगी, माइनस वी एफ सी प्लस वी ऑफ टी, कि आपने इन दो इक्वेशंस में क्या किया, सिंपल आई एफ सी को रिप्लेस कर दिया जो आपका करंट में वैल्यूज आ रही थी, और इसी तरह आपने वी ऑफ एल को रिप्लेस कर दिया कि वो वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपके पास बेसिकली आपकी स्टेट इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। अब आपके पास जो 3.26a एंड 26b इक्वेशन 3
जस्ट उसमें से आपने उसमें जो सी मल्टीप्लाई हो रहा था 3.26 ए में, उसको दूसरी साइड पे ले जाएं इक्वेशन के दूसरी साइड पे, तो आपके पास 3.27 ए इक्वेशन आ जाएगी। और इसी तरह जो 3.26 बी इक्वेशन थी उसमें से एल को आप डिवाइड कर दे दूसरी साइड पे इक्वल के, तो आपके पास 3.27 बी इक्वेशन आ जाएगी। अब ये आपने इसलिए किया कि आपने कहा कि जो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशंस आपके पास आ गई हैं, क्योंकि देखिए स्टेट वेरिएबल्स की रिप्रेजेंटेशन में आपने कहा एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप कहते हैं कि मेरे पास डी वी सी बाई डी टी और डी आई एल बाई डी टी, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। ये इक्वेशन 3.27 ए और 27 बी आपकी स्टेट वेरिएबल्स स्टेट इक्वेशंस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो अब आप यहाँ से आपके पास जो स्टेट वेरिएबल्स बने हैं, वो स्टेट वेरिएबल्स आपके पास कौन कौन से बने हैं? देखिए फर्स्ट इक्वेशन से वी ऑफ सी, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वी ऑफ सी का कैलकुलेट किया हुआ। दूसरा आपके पास आई ऑफ एल है, ठीक है। आई ऑफ एल आपके पास सेकंड स्टेट वेरिएबल है, क्योंकि आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड इक्वेशन में आई ऑफ एल का कैलकुलेट किया हुआ। अब आप सिंपली इसको और आउटपुट और स्टेप 5 में देखें तो आपने कहा कि मैं आउटपुट की इक्वेशन लिखता हूँ, तो आउटपुट पे उसने जो आपको स्टेटमेंट दिया था तो उसने कहा था कि रेजिस्टर के क्लास करंट देखें कि क्या करंट बनेगा, ठीक है। वो आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आई ऑफ आर आपके पास किसके इक्वल आएगा? आई ऑफ आर आपके पास जो नोड वोल्टेज है वी ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर, सिंपल ओम्स लॉ आप लगा दें तो आपके पास 3.28 इक्वेशन आ जाएगी। अब आपके पास जो सिस्टम की इक्वेशंस आई हैं 27A 27B, इन सिस्टम की स्टेट इक्वेशंस, उसका आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखना है जो कि 3.29 ए की फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट की गई है। और जो सिस्टम की आउटपुट है जो कि 3.28 से आपने रिप्रेजेंट की, उसकी आपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन लिखनी है जो कि आपके पास 3.29 बी की फॉर्म में है। तो अब आप देखिए 3.29 ए को पहले देखते हैं। आपने कहा कि मेरे पास स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वी सी एंड वी टी। आपने सबसे पहले लिखना है एक्स डॉट, ठीक है। एक्स डॉट में आपके यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ स्टेट वेरिएबल्स वी ऑफ सी और आई ऑफ एल दोनों का, जाहिर है आपके पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व, तो आप दोनों के ऊपर एक डॉट मेंशन कर दें। ये डॉट आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर 2 डॉट्स होते तो ये आपके पास क्या हो जाता? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 3 डॉट्स होते, ये जो ऊपर वी ऑफ सी के आई ऑफ एल के ऊपर आपको नजर है 3 डॉट्स होते, तो दैट मीन्स थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, ठीक है। बहरहाल अब आपकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में चूंकि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो अब वी ऑफ सी और आई ऑफ एल आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास सिंपल उनके ऊपर सिंगल डॉट आ जाएगा। तो ये आपने लिखा x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, ठीक है। ए में क्या आ जाएगा? ए में देखें वी ऑफ सी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है और आई ऑफ एल के साथ जो मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन से वो आपने उठा के लिख दिया वेक्टर फॉर्म में -1 बाय आर सी। फर्स्ट इक्वेशन 3.27 ए में देखें तो वी ऑफ सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 बाय आर सी। और आई ऑफ एल के साथ क्या मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आप क्या डालोगे? 1 बाय सी। इसी तरह से ए का सेकंड रो कैसे बनेगा कि आप देखें फर्स्ट ए की सेकंड 2.7 बी इक्वेशन में आप देखें तो आपके पास वी ऑफ सी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? -1 बाय एल। तो आपने ए मैट्रिक्स की सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में डाल दिया -1 बाय एल। नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास आई ऑफ सेकेंड इक्वेशन में आई कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आई ऑफ एल नहीं इन्वॉल्व हो रहा, तो आपने आई ऑफ एल के साथ जो मल्टीप्लाई हो गई है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आपने क्या डाला? 0 डाल दिया। अब अगर आप देखिए ये जो ए मैट्रिक्स आपने बनाया इसको जब एक्स स्टेट आगे आपके पास स्टेट वेरिएबल्स हैं वी ऑफ सी और एल, ठीक है। आपकी रिप्रेजेंटेशन क्या थी? अभी आप इस स्टेप तक पहुंच गए कि जो 3.29 ए है उसमें देखिए सबसे पहले आपका एक्स डॉट है, फिर आपने ए मैट्रिक्स बनाया, ए मैट्रिक्स को स्टेट वेरिएबल एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप देखें आपके पास वापस ये 2 इक्वेशंस आ जाएंगे। देन आपके पास था प्लस बी यू, ठीक है। बी आपने 2 इक्वेशंस हैं तो 2 का कॉलम देखें तो फर्स्ट में आपके पास कोई वी ऑफ टी, फर्स्ट इक्वेशन 3.27 ए में कोई वी ऑफ टी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में 0 डाल दिया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से आपने 0 डाल दिया। सेकंड इक्वेशन में आपके पास जो वी ऑफ टी इनपुट इन्वॉल्व है, ठीक है, जो आप यू की फॉर्म में लिखते हैं, यू इक्वल टू टी है, वी ऑफ टी है, तो उसके साथ आपके पास सेकंड इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? कोएफिशिएंट क्या है? 1 बाय एल। तो आपके पास बी का एक वेक्टर बन गया, ठीक है, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है यू के साथ, और यू आपके पास 3.29 ए में देखें आपके पास क्या आ जाएगा? सिंपल वी ऑफ टी। तो आपने स्टेट इक्वेशंस को 2.7 ए 2.7 बी को कन्वर्ट कर लिया मैट्रिक्स स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में, जो कि 3.29 ए की फॉर्म में आपने देख सकते हैं।
नेक्स्ट अब आपके पास क्या था कि आपने आउटपुट को भी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन से, आउटपुट आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है, डी यू। तो अब आप देखिए तो आपके पास y में क्या आ जाएगा, आई एफ आर, अपने आउटपुट लेनी थी आई एफ आर, ठीक है। और अब आपके पास इक्वल टू 3.28 इक्वेशन को देखें तो आपके पास इन्वॉल्व हो रहा है सी एक्स, ठीक है। तो सी मैट्रिक्स में आपके स्टेट वेरिएबल्स एक्स में आपके स्टेट वेरिएबल्स कौन से आ जाएंगे, जो वेक्टर्स आपने स्टेट वेरिएबल का डाला वी एफ सी और आई एफ एल। तो अब आप थर्ड इक्वेशन में 3.28 इक्वेशन में देखें तो आपके पास आई एफ एल तो इन्वॉल्व ही नहीं है। आई एफ एल आपके पास जो वेक्टर बनेगा बी, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, उसमें आपके पास v ऑफ c का कोफिशिएंट आ जाएगा। v ऑफ c का कोफिशिएंट 3.28 में देखें तो 1/r है, 1/r आपने डाल दिया। और देन आपके पास सेकंड स्टेट वेरिएबल क्या था, IFL। तो v ऑफ c 3.28 इक्वेशन में आपके पास IFL इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने उसका कोफिशिएंट क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो ये आपके पास 3.29 बी आपके पास इक्वेशन बन गई है आउटपुट की स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपने इस एग्जांपल को कन्वर्ट कर लिया इनपुट और इनपुट के लिए और स्टेट आउटपुट के लिए स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। अब यहाँ पे आपके पास एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, आपने उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखनी है, ठीक है। मतलब ये दिस इज अनदर एग्जांपल, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो आपके पास 2 मास सिस्टम है ऑलरेडी। अब इसमें मास 1 के साथ क्या इन्वॉल्व है, डी, ठीक है, x1, m1 और k। इसी तरह से मास 2 में आपके पास क्या है, m2, x2 और f ऑफ t अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। और अगेन m1 m2 के दरम्यान k इन्वॉल्व है, तो ये k जो है वो m1 की इक्वेशन में भी आएगा और m2। तो आप इस पर जस्ट न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन अप्लाई करें, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन 3.44 और 3.55 आ जाएगी कि m1 मास के साथ सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन x1 का सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। डी जो आपके पास फ्रिक्शन विस्कस डैम्पर है उसके साथ आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा। देन आपके पास के x1 माइनस x2, क्योंकि ये दोनों के दरमियान लाई करे के, तो इसलिए आपको के x1 माइनस के x2 की फॉर्म में नजर आ रहा है। इसी तरह जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगी मास 2 के लिए, वो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस के x1, ठीक है, वो k1 के। अब आप क्या करेंगे, के x2 माइनस के x1, ठीक है। तो और प्लस आपके पास मास का जो मास के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन x2, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि अप्लाइड फोर्स भी है तो आपके पास इक्वल के साथ अप्लाइड फोर्स आ जाएगी, ठीक है। अब आपने इसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में लेके जाना है। लेकिन आप देखें तो आपके पास 3.44 और 3.45 इक्वेशन में सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। सेकंड डेरिवेटिव किसके इन्वॉल्व हैं, आपके पास x1 x2 के इन्वॉल्व हैं। x1 x2 आपके पास क्या है, ट्रांसलेशनल सिंपल आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब आपके पास देखें तो डिस्प्लेसमेंट से आप वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप कहते हैं वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और नेक्स्ट आपके पास एक्सेलरेशन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो आप कहते हैं यहाँ से मैं इसको इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर देता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में। तो आप कहते हैं कि मैं अगर इसको छोड़ता हूँ, देखिए नीचे आपके पास स्टेटमेंट में गिवन भी है कि जो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली आपको एक्सेलरेशन दे देता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दे देता है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर एक्सेलरेशन को आप जब 2 टाइम्स उसका डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सो यू विल गेट वेलोसिटी, सेकंड टाइम एक्सेलरेशन को अगेन उसी एक्सेलरेशन को सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे सो यू विल गेट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं dv/dt की फॉर्म में। तो आप नीचे देखें जो आपके पास नोट में लिखा हुआ है कि भाई आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन बेसिकली आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x1/dt स्क्वायर है उसको आप लिख सकते हैं dv1/dt, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन के बजाय उसने उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखा, क्योंकि आप स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में जा रहे हैं और आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हर हाल में चाहिए। देन आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ x2 इन्वॉल्व है उसको भी आप dv2 की फॉर्म dv2/dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो कहते हैं इसका मतलब आपके पास x1 x2 v1 v2 आपके स्टेट वेरिएबल्स हैं। 4 आपको स्टेट वेरिएबल्स मिले, x1 x2 v1 v2। x1 x2 आपके किसके साथ, x1 v1 आपके m1 के साथ इन्वॉल्व है और x2 v2 आपके पास
सेकेंड मास के साथ M2 के साथ इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये किस तरह से इनको स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, स्टेट वेरिएबल में स्टेट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखें आपके पास यहाँ पे अगेन मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए पिंक हाईलाइटेड वो ही जो ट्रांसलेशन आपके पास सिस्टम की इक्वेशंस आ गई थी, वो इक्वेशंस यहाँ पे मैंने दोबारा पेस्ट कर दी। अब देखिए उस इक्वेशन में अगर आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आपके पास वो इक्वेशन क्या थी, m1 d सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x, जो फर्स्ट इक्वेशन थी मास 1 के लिए, तो सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ आपके पास डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व हुआ प्लस d अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस kx1 kx2। तो अब आप देखें आपने पहले डिफाइन कर दिया 3.46 से कि भाई फर्स्ट dx1 बाई dt किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी v1 के इक्वल होगा। और फिर आपने क्या किया, ये जो आपके पास प्रीवियस स्लाइड पे इक्वेशन 1 थी आपके पास मास 1 के लिए, अब आप देखें तो इसमें आपने सेकेंड डेरिवेटिव को रिप्लेस कर दिया dv1 बाई dt के साथ, यानी एक्सेलरेशन का सॉरी डिस्प्लेसमेंट का आप x डिस्प्लेसमेंट x1 का आप डबल डेरिवेटिव ले तो वो आप इसको इस फॉर्म में भी वो एक्सेलरेशन बन सकता है, और एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी की फॉर्म में dv1 बाई dt की फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वल टू, अब देखें तो m1 को उसने इक्वेशन की दूसरी साइड पे, बाकी सारी चीज़ों को वो दूसरी साइड पे ले गया इक्वल के, ठीक है, और इक्वल की दूसरी साइड पे उसने m1 को डिवाइड कर दिया क्योंकि वो यहाँ पे अकेला चाह रहा है dv1 बाई dt को, ठीक है। देन आपके पास क्या आ जाएगा, जो पिंक में इक्वेशन 1 है मास 1 की, उसको देखें और 3.46 को कंपेयर करते जाएं, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट है dx1 बाई dt, यहाँ पे dx1 बाई dt को उसने सिंपल v1 की फॉर्म वेलोसिटी की फॉर्म में लिख दिया। देन आपके पास जो kx1 और kx2 था उसने उनको उधर ही छोड़ दिया। तो अब आप 3.46 इक्वेशन में देखें तो आपके दो स्टेट वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। दो स्टेट वेरिएबल्स ऐसे हैं जो चेंज हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक तो वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन। और आपने कहा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का क्या लिंक बनता है, वो आपने 3.46 ए में डिफाइन कर दिया। इसी तरह से आप सेकेंड इक्वेशन को भी मॉडिफाई कर लेते हैं कि जो आपके पास पिंक में सेकेंड इक्वेशन है मास 2 के लिए, तो आप देखें उसमें से आपने कैलकुलेट करना है अगेन dv2 बाई dt को, ठीक है। तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, वहां से m2 को अगेन सेकेंड इक्वेशन से आप डिवाइड कर दे, दूसरी इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएं सारी इक्वेशन को, सिवाय m2 d सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ x2, ठीक है। तो अब आप m2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पे, ठीक है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, ये जो आपके पास 3.46 d आपको नजर आ रही है, k बाई m2 x1 माइनस k बाई m2 x2 प्लस 1 बाई m2 f ऑफ t, ठीक है। अब आपने इसको स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में लिखनी है, तो आपने कहा कि मेरे पास क्या होता है x डॉट इक्वल टू ax प्लस bu, ठीक है। x डॉट आपके पास क्या है, x डॉट आपका वेक्टर है, उसमें कौन कौन से स्टेट वेरिएबल है, x1 v1 मास 1 के साथ रिलेट करें, और अब आप x2 v2 आपके पास मास 2 के साथ रिलेटेड है। तो आप देखिए सबके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे आपने जब आप मैट्रिक्स फॉर्म में स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखें जो 3.47 है वहाँ पे आ जाए, तो सबसे पहले x डॉट यानी आपके चारों स्टेट वेरिएबल का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि आपको 3.46 से a से लेके 3.46 d तक आपको मिल रहा है, ठीक है। अब आप आ जाएं मैट्रिक्स पे, तो आप देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में आपके पास सिर्फ v1 की वैल्यू है, ठीक है। तो आप अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या करें, ए मैट्रिक्स को पहले एम्प्टी छोड़ दें और फिर उसके साथ स्टेट वेरिएबल जो आपने यहाँ पे इक्वल की लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव के साथ लिखे हैं, तो ए के साथ फौरन उनको मल्टीप्लाई कर दें और उनको विदाउट वेरिएबल डेरिवेटिव लिख लें, ठीक है। तो आपके लिए इक्वेशन लिखना आसान हो जाएगी। अब देखिए आपके पास इक्वेशन 46 में जस्ट v1 की वैल्यू है, तो जस्ट v1 के साथ आपने 1 सेकेंड रो में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में आपने 1 लिख दिया, बाकी सारी फर्स्ट रो को 0 कर दिया क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में और कोई वेरिएबल है ही नहीं। नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकेंड रो कैसे आपने बनाई ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स का सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा दिस कॉलम के साथ, ये जो आपका एक कॉलम है x का जिसमें आपके स्टेट वेरिएबल्स आ रहे हैं x1 v1 x2 v2, ठीक है। आपने कहा a मल्टीप्लाई बाय x होता है। अच्छा अब आप देखिए सेकेंड रो में आपके पास 4-6b इक्वेशन में आपके पास x1 के साथ क्या इन्वॉल्व हो रहा है, माइनस k बाय m, वो आपने उठा के डाल दिया। आपके पास x2 के साथ क्या v1 के साथ आपके पास क्या इन्वॉल्व हो रहा है, माइनस d बाई m1, वो आपने लिख दिया। देन आपके पास x2 आ रहा है थर्ड पे, तो x2 के साथ आपके पास क्या आ रहा है, k बाई m1, वो आपने उठा के लिख दिया। और देखें आपके पास v2 के साथ कुछ भी नहीं है 46 में, तो वो आपने 0 बना दिया,
ठीक है। तो जब आपके पास ये सेकंड रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा स्टेट वेरिएबल्स का, तो अगेन आपके पास 3.46 बी आपके पास आ जाएगी। देन आप थर्ड इक्वेशन पे आ जाएं। थर्ड इक्वेशन में आपने क्या लिखना है कि आपके पास जस्ट V2 इन्वॉल्व है, तो बाकी सारी रो के एलिमेंट्स को जीरो कर दें जहां पे V2 ये आपस में थर्ड रो और दिस कॉलम, ये जो स्टेट वेरिएबल्स का कॉलम है, ये एक्स कॉलम, वो मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास सिंपल यहाँ से V2 आ जाएगा। देन आप देखें आपके पास 4D इक्वेशन, ठीक है, 3.46D इक्वेशन आ जाएगी। तो x1 के साथ क्या इन्वॉल्व है, k/m2, आपने वो लिख दिया। देन आपके पास v1 के साथ कुछ भी नहीं है, तो आपने v1 के साथ 0 कर दिया। देन आपने x2 के साथ क्या इन्वॉल्व है, -k/m2, आपने मैट्रिक्स में फोर्थ रो थर्ड कॉलम पे वो लिख दिया। देन आपके पास v2 के साथ अगेन कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, तो आपने 0 लिख दिया। अब आप देखिए आपके पास था, अभी आप किधर पहुंचे, 4.7 में आपने सबसे पहले लिखा एक्स डॉट में आपके पास जो स्टेट वेरिएबल्स थे चारों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ए मैट्रिक्स लिखा, जो 4 इक्वेशंस आ रही थी उससे आपने ए मैट्रिक्स बनाया, जो आपके पास स्टेट वेरिएबल्स थे उसको विदाउट डॉट यानी विदाउट डेरिवेटिव आपने यहाँ पे लिख दिया ए एक्स। अब आपके पास क्या है, प्लस 4.7 में देखिए प्लस बी यू, बी आपके पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल। अब इनपुट आपके पास क्या थी, सिर्फ अप्लाइड फोर्स एक थी जो मास 2 पे अप्लाई हो रही थी। तो आपके पास देखिए फर्स्ट इक्वेशन में भी एफ ऑफ टी नहीं है, तो आप 0 डाल दें। सेकंड इक्वेशन में भी नहीं है आपके पास एफ ऑफ टी, 0। थर्ड इक्वेशन में भी आपके पास एफ ऑफ टी इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो वहां पे भी 0 आ जाएगा। फोर्थ इक्वेशन में आपके पास एफ ऑफ टी इन्वॉल्व हो रहा है और कोफिशिएंट किसके साथ, 1/m2 के साथ, तो बी के फोर्थ रो पे आपने क्या डाल दिया, 1/m2, और साथ में एफ ऑफ टी आपका ज़ाहिर है इनपुट मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई करें। अब आप जब इसको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास सिर्फ फोर्थ इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा प्लस 1/m2 एफ ऑफ टी आ जाएगा। बाकी तीनों इक्वेशंस में वो 0 एफ ऑफ टी 0 रहेगा, जैसे कि आपकी स्टेट इक्वेशन में था। तो इस तरह से आपने मैकेनिकल सिस्टम को कन्वर्ट कर दिया स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था।